हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों 20 क्वेश्चन ज़बरदस्त क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके एग्जाम यूपी पुलिस के लिए। हम लोगों ने 45 नंबर तक देख लिया था दोस्तों क्वेश्चन। अब 46 से स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिए अभी, ठीक ना। लास्ट तक देखिए, सभी क्वेश्चन ज़बरदस्त है दोस्तों। आप कोशिश कीजिए दोस्तों कि इसमें से आपका 10 सही हो जाए। 10 सही होता है तो वाकई में आप तैयारी अच्छी करने में है दोस्तों। इतिहास के क्षेत्र में आप अच्छी तैयारी में लगे हैं, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन मैंने लाया है दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों कि वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। देख रहे हैं ना, पहला एक क्वेश्चन ज़बरदस्त है। लाल सागर में, कैस्पियन सागर में, काला सागर में कि भूमध्य सागर में। क्या हो जाएगा 46 का आंसर दोस्तों। 46 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों। कैस्पियन सागर में दोस्तों गिरती है वोल्गा नदी। बात करते हैं दोस्तों, वोल्गा नदी किस देश में बहती है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये रूस में बहती है। कहाँ बहती है? रूस में बहती है, ठीक ना, महत्वपूर्ण है। आया है दोस्तों भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर के बारे में याद रखिएगा दोस्तों। भूमध्य सागर के बारे में याद रखिएगा कि भूमध्य इस्टराम्बोली को दोस्तों, नाम क्या है? इस्टराम्बोली को दोस्तों भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ठीक ना। इस्टराम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों 47 नंबर कि बरमुंडा त्रिभुज अवस्थित है। तो बरमुंडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में। क्या हो जाएगा 47 का आंसर दोस्तों। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। उत्तरी अटलांटिक महासागर में दोस्तों स्थित है बरमुंडा त्रिभुज, ठीक है। बरमुंडा त्रिभुज इसको क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये त्रिभुज यानी ट्रिंगल का शेप बनाता है दोस्तों, इसलिए इसे बरमुंडा त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। 48 देख लेते हैं दोस्तों। 48 नंबर है कि संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन है। तो सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन है, ठीक ना। ऑप्शन है कील नहर, पनामा नहर, सू नहर की स्वेज नहर। तो क्या हो जाएगा 48 का आंसर दोस्तों। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्वेज नहर दोस्तों। स्वेज नहर सबसे बड़ी पोतवाहक है, ठीक ना। बात करते हैं दोस्तों स्वेज नहर की। तो देखिए दोस्तों, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो ट्रिक याद रखिएगा, स्वेज नहर को भूल जाओ। स्वेज नहर को क्या कर जाओ? भूल जाओ। तो भू से भूमध्य सागर और लाल सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है दोस्तों? तो स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर ही जोड़ती है, ठीक ना। याद रखिएगा, स्वेज नहर को भूल जाओ। कील नहर किसको जोड़ती है दोस्तों? तो कील नहर का ट्रिक याद रखिएगा कि कील उतरा बाल्टी में। कील कोई है, कील मतलब कटिया, ठीक ना। तो कील उतरा कहाँ? बाल्टी में। कहाँ उतरा? बाल्टी में। कील उतरा बाल्टी में। कील उतरा बाल्टी में। तो कील नहर दोस्ती है उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से, ठीक ना। तो कील उतरा बाल्टी में, स्वेज नहर को भूल जाओ। ये दो ट्रिक हो गया। पनामा नहर की बात करते हैं दोस्तों कि पनामा नहर किसको जोड़ती है दोस्तों? पनामा नहर। तो पनामा दोस्तों देखिए, पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया है। याद रखिए, पनामा पीकर प्रशांत, पनामा पीकर प्रशांत, पनामा पीकर प्रशांत। कई बार बता रहा हूँ दोस्तों, कई बार अगर आप बोलेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। तो पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया। क्या हो गया? अंधा हो गया, ठीक है। तो पनामा नहर किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अंध महासागर से। अंध महासागर मतलब अटलांटिक महासागर से, ठीक ना। अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जिसको कैरिबियन सागर भी कहते हैं, ठीक ना। तो पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया। सभी मैंने ट्रिक बता दिया दोस्तों। सू नहर वाला अभी क्वेश्चन आगे आएगा, उसको देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 49 देख लेते हैं। 49 है कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? बताइए कि भ्रंश घाटी से कौन बहती है? भ्रंश घाटी मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, ठीक ना। तो भ्रंश घाटी से बहती है कौन? अमेजन, सिंधु, वोल्गा की राइन। क्या हो जाएगा 49 का आंसर दोस्तों। तो 49 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, राइन नदी। राइन नदी दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक ना। लेकिन भारत में पूछे दोस्तों कि भारत में कौन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो दो नदी का नाम याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती दोस्तों, ये दो ऐसी नदियाँ दोस्तों पश्चिम की ओर बहती है भारत में। पश्चिम की ओर या कहे या भ्रंश घाटी कहे तो दोनों एक ही आंसर हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा राइन नदी। 50 नंबर देख लेते हैं। 50 नंबर है कि संसार का सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है कि संसार का सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन है? कील नहर है, पनामा नहर है, सू नहर है कि स्वेज नहर है? क्या हो जाएगा 50 का आंसर दोस्तों।
तो 50 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सुएज नहर है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर। सबका मैंने ट्रिक बता दिया कि सुएज नहर को भूल जाओ, भूमध्य सागर लाल सागर, पनामा पीकर प्रशांत आधा हो गया, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, अकील उत्तरा बाल्टी में तो उत्तर से उत्तरी सागर और उत्तरा बाल्टी से बाल्टिक सागर, ठीक ना। ठीक याद रखेंगे, इसका तो नहीं भूलेंगे। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? ऑप्शन के हिसाब से बताइए, नाहरटन, चैलेंजर, मैनहट्टन की रिचार्ड्स। ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मैनहट्टन हो जाएगा, ठीक ना। 52 देख लेते हैं दोस्तों, 52 नंबर है, 52 है कि प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से जाना जाता है। तो प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है दोस्तों? हवाई द्वीप को, तिमोर को, कि फिजी को, कि टोगा को, किसको कहा जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 52 नंबर। इसका आंसर हो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप को दोस्तों प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। हवाई द्वीप दोस्तों अमेरिका में स्थित है, ठीक ना, याद रखिएगा। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बताइए, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? मुंबई में है, बड़ौदा में है, दिल्ली में है, कि कलकत्ता में है? 53 का क्या हो जाएगा आंसर? 53 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बड़ौदा में, ठीक ना। बड़ौदा कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो बड़ौदा गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात में दोस्तों रेलवे स्टाफ कॉलेज। अगला देख लेते हैं दोस्तों 54 नंबर। 54 नंबर है, 20 क्वेश्चन है दोस्तों आज, ठीक ना। कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करता है। तो मतलब अगर पंचवर्षीय योजना तैयार हो जाता है दोस्तों तो अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? पंचवर्षीय योजना को तो अब बदल दिया गया है नीति योजना से, ठीक ना। तो पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ रहा है कि अंतिम रूप कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति, संसद, राष्ट्रीय विकास परिषद की परियोजना की योजना बनाने वाली समिति। क्या हो जाएगा 54 का आंसर दोस्तों? 54 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद दोस्तों पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से प्रस्तुत करते हैं, ठीक ना। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। तो 54 का क्या हो जाएगा? 54 का ऑप्शन नंबर सी सही है, हो जाएगा। आया है दोस्तों पंचवर्षीय योजना, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पूछे दोस्तों कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी दोस्तों? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से दोस्तों 1951 से 1956 तक चली थी। किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैराड डोमर मॉडल, हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर दोस्तों जोर दिया गया दोस्तों? तो कृषि पर विशेष जोर दिया गया, ठीक ना। कृषि पर विशेष जोर दिया गया पहली पंचवर्षीय योजना में। अगला देख लेते हैं दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों किस मॉडल पर आधारित है दोस्तों? तो महालोनिस मॉडल पर, ठीक ना। नेहरू महालोनिस भी कह सकते हैं। तो नेहरू महालोनिस, ठीक ना, लोबिस, नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों। इसमें किस पर जोर दिया गया दोस्तों? उद्योग पर जोर दिया गया, ठीक ना। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जोर दिया गया। बात करते हैं दोस्तों कि कुल कितनी पंचवर्षीय योजना हुई है दोस्तों? तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुई है, ठीक ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी दोस्तों? तो 12 आया है तो 12 ही याद रखिएगा। 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली है, ठीक ना। ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 55 देख लेते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1949 को, 1 अप्रैल 1952 को, कि 1 मई 1956 को। क्या हो जाएगा 55 का आंसर दोस्तों? तो 55 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 1 अप्रैल 1952 को दोस्तों भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 56 कि उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना की अंग थी? तो उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी दोस्तों? ऑप्शन है चौथी, तीसरी, कि दूसरी, की सातवीं। क्या हो जाएगा दोस्तों 56 का? तो 56 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, तीसरी, ठीक ना। 56 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी, दूसरी, ठीक ना। अभी मैंने बताया दोस्तों कि उद्योग पर किस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अब पहली में किसी पर जोर दिया गया था? 57 देख लेते हैं दोस्तों कि भारत में योजना अवकाश था। तो भारत में योजना अवकाश कब हुआ दोस्तों? 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात, 1966 के सूखे के पश्चात, 1971 के बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात, कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 57 का? तो 57 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों,
1966 के सूखे के पश्चात दोस्तों भारत में योजना अवकाश हुआ। ये सूखा क्यों पड़ा था दोस्तों? क्योंकि दोस्तों 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया दोस्तों। तो इसी कारण दोस्तों 1966 से दोस्तों याद रखिएगा, 1966 से 1966 से 1969 तक दोस्तों, 1969 तक योजना अवकाश रख दिया गया, ठीक ना। ये कब रखा गया दोस्तों? ये तीसरी व चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में रखा गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में रखा गया। योजना अवकाश कब से कब तक था? तो 1966 से 1969, ये 3 वर्ष था, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 58 देख लेते हैं दोस्तों। 58 है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए। 10वीं पंचवर्षीय योजना की, देखिए दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 2017, 2012 से 2017 तक थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक ना। ये पूछा है 10वीं का, 10वीं का कब से कब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर 58 का? तो 58 का ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा 2002 से 2007 10वीं हो जाएगा। और 2008 से 7 भी कह सकते हैं, 2007 से 2012, 2007 से 2012 हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक ना। ये तीनों याद रखिएगा, लास्ट का 3 पूछ सकता है। 59 देख लेते हैं दोस्तों। 59 है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य क्या था? बताइए कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? 5.6%, 5.8%, 8.0% के 6.5%। क्या हो जाएगा 59 का आंसर दोस्तों? तो 59 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 8.0% लक्ष्य रखा गया था दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक ना। 16 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि अधिकृत अनुमानों के अनुसार भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहा है? एक और ऑप्शन बना लीजिएगा दोस्तों 37%, ठीक ना। तो एक और ऑप्शन है ऑप्शन ई 37%। ऑप्शन है दोस्तों 18%, 26%, 29% कि 31% कि 37%। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 37%, ठीक ना। तो गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग निवास करते हैं? तो 37% निवास करते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। 61 देख लेते हैं दोस्तों कि शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा में निम्नलिखित में से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था। यानी प्रतिदिन कैलोरी कितना निर्धारित किया गया दोस्तों गरीबी रेखा में? 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2700 की 3000। क्या हो जाएगा 61 का आंसर? 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2100 कैलोरी। 62 देख लेते हैं दोस्तों कि राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? बताइए राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? सरकारी राजस्व से, सरकारी खर्च व ऋण से, बैंक दर नीति से कि ए और बी दोनों। 62 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 62 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक ना। सरकारी राजस्व और सरकारी खर्च व ऋण राजकोषीय नीति से संबंधित है। 63 देख लेते हैं कि 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट किसका दायित्व है? यानी इस पर किसका हस्ताक्षर होता है, किसके अंदर आता है? भारत सरकार के, भारतीय रिजर्व बैंक के, भारतीय स्टेट बैंक के उपयुक्त सभी का। क्या हो जाएगा 63 का आंसर? तो 63 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के दोस्तों अंदर आते हैं 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य के करेंसी नोट, ठीक है ना। 64 देख लेते हैं कि वर्षा की बूंद गोल होने का कारण क्या है? बताइए, साइंस का क्वेश्चन है। श्यानता, वाष्पन, पृष्ठ तनाव के ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाएगा 64 का आंसर? तो 64 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों वर्षा की बूंदें गोल हो जाती है, ठीक ना। 65 देख लेते हैं कि मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश से निम्न में से कौन सा विटामिन प्राप्त करती है? मनुष्य की जो त्वचा होती है दोस्तों, तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त करती है? विटामिन के कि विटामिन विटामिन B12 की, विटामिन सी की, विटामिन डी। क्या हो जाएगा 65 का आंसर? तो 65 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों। विटामिन डी प्राप्त करती है, ठीक ना। विटामिन डी प्राप्त करती है दोस्तों सूर्य के प्रकाश से मनुष्य के त्वचा, ठीक ना दोस्तों। अगर ये पूछे दोस्तों ये कोबाल्ट, साइनोकोबालामिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B12 का नाम है, ठीक ना। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट। रक्त का थप का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के मदद करता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक ना, एस्कॉर्बिक एसिड। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।